Good morning, student. Today, all of you discuss about the federalism. This is the chapter 2 of civics, standard 10. जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पावर सेविंग पढ़े, जिसमें हम लोगों ने दो कंट्री का एग्जाम्पल देखा, एक बेल्जियम और श्रीलंका। तो हम लोगों ने देखा जो कैसे बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, मतलब जिसके पास अधिक पावर था वो अपने से छोटे वाले को पावर दिया। ऐसी बात नहीं था, पहले वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन पहले जो पावर थी वह दिया जाता था तो वो ले भी दिया जाता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड था। लेकिन जब 1993 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ तो ऐसा किया गया जो फंडामेंटल किया गया, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलैटरली अकेले उसको जब मन होगा तब पावर ले लेगा और दे देगा, ऐसा नहीं था। मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिया गया। जैसे लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, आप स्पेशल कल्चर और लैंग्वेज के लिए कानून बनाकर अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, तो पावर शेयर किया गया। फिर वहीं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे श्रीलंका, जिसमें तमिल स्पीकिंग पीपुल बार बार वहाँ पे जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी सिंगला स्पीकिंग की, उसको बार बार अपील करती रही कि भाई आप तमिल को भी रिकॉग्नाइज कीजिए, हमें भी कुछ पावर दीजिए, हमें भी हमारे जो क्षेत्र में उसमें हमारी गवर्नमेंट बनने का परमिशन दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका रिजल्ट हुआ वहाँ पे वायलेंस हुआ। लेकिन इसका ठीक उल्टा कॉन्ट्रास्ट बेल्जियम जो है सो एक अपनी यूनिटी को मेंटेन रखा। ओके, अब देखेंगे जो इससे रिलेशन क्या है फेडरलिज्म का। तो हम लोगों ने देखा बेल्जियम में वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, सारे बेल्जियम के नागरिक बेल्जियम के भी नागरिक हैं, वो जिस फ्लेमिश या वेलोना रीजन में है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे भी रूल होते हैं, और लोकल स्तर पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है उससे भी रूल होते हैं। मतलब एक ही नागरिक एक से अधिक गवर्नमेंट के द्वारा रूल होता है। जैसे अपने देश में भी देखते हो, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली है, हम लोग भारत के भी नागरिक हैं, हम लोग बिहार के भी नागरिक हैं, हम लोग दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, हम लोग अपने अपने पंचायत के भी नागरिक है कि नहीं। तो अब आते हैं फेडरलिज्म का, यहाँ पे दिया गया बहुत ही सटीक इसका डेफिनेशन दिया गया है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर इज डिवाइडेड, पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। वेरियस, अब बोलोगे सर ये सेंट्रल अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ये वेरियस कंस्टिट्यूशनल यूनिट्स, ये वेरियस कंस्टिट्यूशनल यूनिट क्या हो गया। जैसे बेल्जियम में देखो सेंट्रल अथॉरिटी ब्रुसेल्स, फिर वेरियस स्टेट या कम्युनिटी लेवल। भारत में भी देख सकते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि हम लोग कल पावर शेयरिंग में देखे जो पावर का डिवीजन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन जिसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है। फिर हम लोग देखा जो पावर का जो है वर्टिकल शेयरिंग भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट निश्चित है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, देश की यूनिटी को लेकर चलता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है देश की यूनिटी को बनाए रखना, साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन रखना, दो ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। तो वर्टिकल सीक्वेंस भी देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये जो है इसी सिस्टम को हम लोग है। फिर मैं एक बार इस डेफिनेशन को मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जब फेडरलिज्म is a system of government in which power is divided between central and various constituents संवैधानिक, ये नहीं आपका मनोवाद बना लिए नहीं, constituents units of the country। ओके, अब हम लोग आते हैं जो क्या भारत जो है सो हम यहाँ पे देखिए बताए अंडर द यूनिटरी सिस्टम। देखिए अब फेडरलिज्म में क्या होता है, दो प्रकार की गवर्नमेंट है, एक यूनिटरी सिस्टम
है ना। देखो कहता है अंडर द यूनिटी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। यूनिटी गवर्नमेंट जो होता है जहाँ पे पावर एक हाथ में होता है, तो वहाँ भी डिवाइड किया जाता है, डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो डिवीजन कैसे होगा, नहीं होगा, क्या पावर दिया जाएगा, नहीं जाएगा, उसके लिए एक ही सिंगल अथॉरिटी होता है, इसीलिए वहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। अब देखोगे यहाँ पे फेडरलिज्म हैज द टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। फेडरलिज्म में क्या होगा, दो लेवल, कम से कम दो लेवल गवर्नमेंट होना है ना। हो सकता है 3 लेवल भी है, जैसे अपने देश में 3 लेवल, बेल्जियम में देखा 3 लेवल भी होता है। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए, दैट इज यूजुअली रिस्पांसिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कॉमन जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इस पे उसका फॉरेन पॉलिसी हो गया, ये इस पे क्या होगा नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा। उसके बाद बताता है बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे फेडरलिज्म में दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्तर पे, अपने अपने सीमा के अंतर्गत, अपने अपने बाउंड्री के अंतर्गत अपना वो पावर का यूज करके देश को चलाता है या राज्य को चलाता है। लेकिन यूनिटी में फेडरलिज्म आता है, लेकिन दिस फेडरेशन कॉन्टेस्टेड विद द यूनिटी गवर्नमेंट। लेकिन यूनिटी में ऐसा नहीं होता है, उसमें अगर डिवीजन होता भी है तो वो जैसे आप सपोज करो यूनिटी है, यूनिटी गवर्नमेंट के नाम लिखे, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगा, जो चाहेगा उसके अनुसार वो काम करता है। अब यहाँ पे बताया जाता है जो कैसे हम समझेंगे जो भाई ये फेडरलिज्म है या नहीं है, इसको समझना होगा। हम कैसे बोलेंगे भारत फेडरलिज्म है या फेडरलिज्म के कैसे क्या लक्षण है, तो इसके 7 सिम्टम्स है। पहला सिम्टम्स क्या है, फीचर्स, जो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का पहला है 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंटर, स्टेट, लोकल। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजन। क्या बोले, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा रूल होते हैं। बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो सेंट्रल में पूरे देश है ना, बिहार वाले भी बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु वाले भी बोलेंगे, बंगाल वाले भी बोलेंगे, जम्मू कश्मीर वाले भी बोलेंगे। लेकिन हम बिहार वाले बोलेंगे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, बंगाल वाले बोलेंगे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र वाले बोलेंगे उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, ये हो। फिर बोलेंगे, हम बोलेंगे अपने गाँव में हमारा फलाना मुखिया, तो दूसरे गाँव वाले बोलेंगे हमारा फलाना मुखिया। देख रहे हैं, एक ही सिटीजन है, लेकिन हम लोग अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सेम सिटीजन, ठीक है। और सबका अपना जुरिडिक्शन होता है, जुरिडिक्शन मतलब एक उनका काम करने का एक लिमिटेशन होता है, ये नहीं जो अनलिमिटेड कोई काम नहीं कर सकता है ना। क्या कहता है जुरिडिक्शन, द एरिया ओवर व्हिच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, मतलब कानूनी स्तर पे आपको क्या राइट दिया है उसी के आधार पर आपको अपना काम करना होगा। तीसरा फीचर होता है जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो जुरिडिक्शन है सो किसी के द्वारा बोल करके आज ये जुरिडिक्शन कल वो जुरिडिक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के द्वारा किया गया है। इसको हम या आप कोई भी, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, सो द एक्जिस्टेंस ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड, ये संविधान के द्वारा गारंटेड है। चौथा है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल प्रोसेस है, इसको कोई एक गवर्नमेंट अपने मनमाफिक नहीं हटा सकता है। उसको हटाने के लिए एक लंबा प्रोसीड्यूर होता है जिसमें सब को पार्टिसिपेट करना होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इवन सिटीजन को भी पार्टिसिपेट करता है। अगर सिटीजन को लगता है ये गलत है तो उसको विरोध करता है। पांचवा फीचर आता है कोर्ट। एक कोर्ट होता है जुडिशियरी कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, और अगर गवर्नमेंट कोई गलती करती है तो उसको संविधान के अनुसार उसको प्रभावित करता है। सोर्स ऑफ द रेवेन्यू पैसा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं सारा पैसा वो देती है, पॉलिसी कमीशन है ना, याद है, नीति आयोग है जो कि ये करती है। और दूसरी बात आता है फेडरल सिस्टम एट द डुअल ऑब्जेक्टिव,
एक देश की यूनिटी को बताना और रीजनल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना। ओके, फिर इस तरह जो मतलब फेडरलिज्म के 7 फीचर्स हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, एक ही सेम सिटीजन को रूल करते हैं, jurisdiction of respective level of types of government are specified in the constitution। चौथा है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ constitution cannot be unilaterally, कोई एक आदमी उसको चेंज नहीं कर सकता है। पांचवा है कोर्ट हैज पावर टू इंटरप्रेट द constitution and the power of the different level government, किस गवर्नमेंट का क्या पावर है नहीं है, संविधान में उसको क्या मेंशन है, ये कोर्ट प्रभावित मतलब उसको डिफाइन करेगा, परिभाषित करेगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, गवर्नमेंट का जो राजस्व होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट के बीच में बढ़ता है, उस सबको दिया जाता है। जैसा आप जानते हो जीएसटी होगी, वो पूरे एक टैक्स लगेगा, उसमें सब राज्य को अपना अपना हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, एक तो उसे देश की यूनिटी को भी मेंटेन रखना है, और दूसरा रीजनल जो डाइवर्सिटी है, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, भरतनाट्यम, कथकली, है ना, पोंगल, पोंगल, बिहू, छठ, दीपावली, ईद, रमजान, सबको, है ना, रंगोली, सबको उसको साथ लेके चलना, मतलब रीजनल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करना। तो इस तरह जो आइडियल, देखिए आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम है द एस्पेक्ट्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ द लिव टुगेदर। और देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल पावर शेयरिंग। क्या बताया, आइडियल जो फेडरलिज्म होता है उसमें आपसी विश्वास और आपसी सहयोग के द्वारा ये चलता है। हम इस फेडरलिज्म में अलग थलग रह के नहीं रह सकते हैं, इसमें वही साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, ये सिद्धांत पे फेडरलिज्म चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो फेडरलिज्म का मूल सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत पे हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करती है या हम काम करते हैं, सरकार क्या, हम नागरिक काम करते हैं, तो निश्चित ही देश डेवलप हो। अब आता है जो पूरे दुनिया में बहुत सारे देशों में फेडरलिज्म है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं फिगर, ये फिगर देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका कंट्री, है ना, साउथ अमेरिकन कंट्री, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये एशियन कंट्री में रशिया, ठीक है ना, यहाँ देखिए, ये देखिए इंडिया, देखिए ये सब फेडरलिज्म है। यहाँ पे एक से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए चाइना नहीं है, देख रहे हैं ना, चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना में यूनिलैटरल गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट रूल करती है। ओके, अब हम लोग आते हैं जो फेडरलिज्म के जो है 2 थ्योरी है। एक है कमिंग टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग टुगेदर, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। थोड़ा इसको ठीक से समझिएगा। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, है ना, इसका एग्जांपल आपको बताया गया कमिंग टुगेदर का, यूएसए, स्विट्जरलैंड, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ जो होल्डिंग टुगेदर में इंडिया, स्पेन, और अभी जो ऊपर है बेल्जियम, बेल्जियम। अब है क्या, इसमें क्या होता है, जितना भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होता है सब अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, सब इक्वल पावरफुल होता है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है। देखिए दोनों में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन, है ना, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर जो फेडरलिज्म होता है, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होते हैं वह इक्वल पावरफुल होता है, सब अलग अलग यूनिट होता है, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये लोग एक साथ आते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट में देखते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब खिलाड़ी या फुटबॉल में कोई आउट होता है, अच्छा करता है, तो सब आपस में कंधे जोड़ करके
काम ऐसे गोल में खड़ा हो जाता है, तो कमिंग टुगेदर। फिर सब अपना अपना स्थान पे चला गया, मतलब जरूरत पड़ा यूनाइट हो गया, और नहीं तो फिर अलग अलग एक टीम के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वो टीम सबका है। जैसे कोई वहां पे फील्डिंग कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, कोई कीपिंग कर रहा है, ये कमिंग टुगेदर। जैसे यूएसए, अब यूएसए में जितने भी उसके स्टेट हो गए, प्रोविंस हो गए, सब जैसा, अब जैसे बिहार है, बंगाल है, तो जैसा बिहार इंपॉर्टेंस है उसको पावर उतना बंगाल को भी है, वो इक्विवेलेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम में दखलंदाजी नहीं करेगा। ये सब मिल करके यहाँ पे देखिए क्लियर किया है, जो ये जो कमिंग टुगेदर होता है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, अपने आप आते हैं। क्यों आए भाई? टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, सो दैट, बड़ा यूनिट। क्यों भाई, क्यों बड़ा यूनिट बनाएंगे? सो दैट बाय द पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, जिससे कि उनका एक बिगर यूनिट बनेगा, उनकी एक पहचान बनेगी और उनकी सुरक्षा भी मजबूत होगी। निश्चित है, जैसे उंगली अपने अपने जगह पे है, सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन देखिए कमिंग टुगेदर हो गया तो देखिए कितना इसका पावर बढ़ गया। ओके, अब आता है दूसरा, होल्डिंग टुगेदर। अब जैसे हम जानते हैं भारत बहुत ही डाइवर्सिटी कल्चर वाला देश है, तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे कोई चीज को हम लोग ऐसे पकड़े, वहां एक ऐसे ऐसे देखेंगे आप लोग फिगर, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो है कोई उसको पकड़े हुआ है ना, ये पकड़े हुआ है ना, ये इसको पकड़े हुआ है अपने हाथ। सब अलग अलग है, सब अलग अलग गोल्ड है, लेकिन एक पावर जो है सो उसको पकड़े हुआ है, जिससे यह इसके अलग नहीं हो जाए, बिखर न जाए। इसका कारण मेन होता है, भारत में देखते हैं आप लोग देखते होंगे है ना, देश में ही कुछ गवर्नमेंट काम करती है, आपसे हमारा विरोध है, तो आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ नुकसान निकाल लेंगे। नहीं, ये तो गलत हो रहा है। यहाँ पे इस तरह मेंटेलिटी के लोग हैं। अब यहाँ पे कुछ अभी देख रहे हैं कैसा स्थिति है, इसमें भी लोग करते हैं, नहीं गवर्नमेंट पैसे नहीं, अरे यार कहीं कुछ तो हो रहा है तो करो ना, अभी जो हो रहा है उसी को करो, फिर मौका आएगा कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा, बहुत बढ़िया कीजिए, लेकिन अभी ये करना उचित लगता है, नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इसीलिए यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर किया है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा है ना, बातें पहले कल्चर बहुत सारा डिफरेंट कल्चर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पे कहता है, जो सेकंड मोड ऑफ द वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड दे डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूशन स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ द काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। In this second category, central government tends to be more powerful vice versa states. इसमें क्या होता है, दोनों इक्वल पावर होता है, इसमें दोनों का पावर इक्वल होता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। इक्वल हो गया पावर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावरफुल होता है। इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इसमें इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आ गया। और ये जो है अलग अलग यूनिट होता है, इक्वल पावर का होता है, और ये इसमें होल्ड टुगेदर। समझ गए, ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार पूछा भी जाता है। ये जो रिडिक्शन है, न्यू कीवर्ड्स है, इसको थोड़ा आप लोग देखिए। ओके ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब देखिए यहाँ पे कार्टून मैं आप लोगों को लेसन शुरू में बताया था, क्या था कार्टून, आई एम कंफ्यूज व्हाट यू कॉल द इंडियन गवर्नमेंट, इज इट अ यूनियन, फेडरल और सेंटर। सेंटर मतलब सेंटर जहां से सब कुछ चलता है, फेडरल मतलब एक साथ आना, चाहे होल्डिंग हो चाहे कमी हो, जो भी हो, और यूनियन संघ, तो संघ राज्यों का संघ है, बिहार, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सब संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए सेंट्रल। अब आता है जो हम कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग फीचर सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स देखें क्या सिम्टम्स।
तो कैसे हम बोलेंगे? हम लोग देखे 7 फीचर है ना, मतलब किसी को बुखार है कैसे समझे, देखते हैं हाथ छू करके, सांस ले करके, हार्ट बीट ले करके। तो भारत फेडरल है, तो देखेंगे इसमें जो फीचर बताया, क्या भारत में हमें देखना होगा जो क्या भारत में है ना 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। क्या डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट गवर्नरशिप रीजन होता है कि नहीं? हम आप अपने राज्य सरकार से, अपने पंचायत से भी गवर्न होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गवर्न होते हैं। ओके, उसका देखते हैं हम लोग जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ये आप देखिए जो जुरिडिक्शन है, अब बोले ना क्या है, तो हम लोग देखिए कोर्ट फंडामेंटल प्रोविजन, जैसे आप देखोगे जीएसटी आया, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बदल गया? नहीं, दोनों हाउस में बदला, राज्यों में बदला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसीलिए इसकी जुरिडिक्शन को कैसे तय किया गया, तो 3 हमारे संविधान के द्वारा 3 लिस्ट बनाया गया, यूनियन लिस्ट। अब बोले क्या लिस्ट, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं काम का लिस्ट बनाते हैं ना, तो ये काम आप करो भाई, ये काम ये करो, डांस आप करो, गाना आप गाओ, अरेंजमेंट आप करो, नहीं तो उसी प्रकार क्या है तो यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी काम आएगा, जैसे फॉरेन हो गया है ना, देखिए यहाँ पे दिया है यूनियन लिस्ट में जो भी काम होगा, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। बोले ना यूनियन गवर्नमेंट का मेन काम होता है पूरे देश को यूनाइट करना, नेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफेंस, सुरक्षा। अब देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बाहरी आक्रमण होगा तो उस राज्य पे नहीं होगा, देश पे होगा, और उसकी ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनती है उसकी रक्षा करना। अब जैसा देखिए डिजीज आया तो वो किसी एक राज्य में नहीं आया, पूरे देश का आया हुआ है, चाहे वो किसी एक राज्य में भी होता तभी पूरे देश। आज लॉकडाउन होता है तो पूरे देश में होता है, चाहे वो जिस राज्य में हो या नहीं तो वही होगा सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारा काम जो है यूनियन गवर्नमेंट करती है। इसका क्या कानून होगा, कैसे नहीं होगा, यूनियन गवर्नमेंट का काम। दूसरा है स्टेट लिस्ट, देख रहे हैं जुरिडिक्शन। अब स्टेट लिस्ट में जो काम है लिस्टेड, उस पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जैसे क्या सब भाई देखिए, द कंटेंट सब्जेक्ट स्टेट लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सब काम जो है इस पे अपनी अपनी राज्य सरकार है ना, अपनी हर राज्य सरकार की अपनी पुलिस है ना, अपना इरिगेशन सिस्टम है, अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अपना व्यापार है कि नहीं, वो उसके अनुसार अपना काम करती है, उस पर कानून बनाती। तो ये हो गया स्टेट लिस्ट। इसके अनुसार राज्य सरकार काम करेंगे है ना। स्टेट लिस्ट इसमें जो काम है उसको ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन, ये मतलब आप लोग उसको देख लीजिएगा है ना। उसके बाद देखिए कांग्रुएंट लिस्ट। कांग्रुएंट लिस्ट अब कुछ ऐसे काम है जिसपे दोनों गवर्नमेंट काम कर सकती है, दोनों गवर्नमेंट। अब वो क्या है तो देखिए, कहता है इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे एजुकेशन, बिहार बोर्ड भी है और सीबीएसई बोर्ड भी है, बंगाल बोर्ड भी है, पंजाब बोर्ड भी है, नहीं है हाँ। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट, जंगल, भारत सरकार अपना भी जंगल डिपार्टमेंट है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, और अपने हर राज्य का भी अपना जंगल डिपार्टमेंट है। ट्रेड यूनियन, यूनियन यानी जो लेबर यूनियन ये सब होता है उस पर, जैसे आज अभी टीचर का यूनियन है, नहीं देखते हो। उसके बाद देखिए मैरिज, एडॉप्ट है ना, एडॉप्टेशन, किसी को गोद लेना, ये करना, एंड सक्सेशन, उत्तराधिकारी बनाना, ये सब अपना अपना ही है। लेकिन अब इसमें एक चीज है, सपोज कीजिए अब बोले सर किसी प्रकार कोई कंफ्लिक्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन हो गया, तो किसको लॉ को, किसके कानून को माना जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर आपको बुक में लिखा, इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, यदि कंकरेंट लॉ में आई हुई लिस्ट पे कानून के आधार पे राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी प्रकार की बहस होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वही लागू होगा। ओके, कहता है यूनियन गवर्नमेंट, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इज द प्रिवेल। अब आता है तीसरा, ये तो 3 हो गया, यूनियन, स्टेट और तीसरा कंग्रुएंट। क्या हो गया, कंक्यूरेंट। अब इसमें चौथा जो है, बहुत सारा चीज ऐसा है जब संविधान बन रहा था तो नहीं था,
जैसे आज नेट बैंकिंग, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल, साइबर क्राइम, इस पे कौन कानून बनाएगा? तो जितना चीज जो बच गया, ये तीनों लिस्ट में नहीं है, वो चौथा आ गया रेसिड्यूअरी, लावाद हुआ नहीं बचता है, तो बच गया लोग हुआ, लावाद हुआ। जैसे सब महीना में दिन बटा गया, अब एक ठो बच गया, तो फरवरी बेचारा कहता है इसको ऑलरेडी कम है तो देखो, नहीं दे दिया, उसे रेसिड्यूअरी हो गया। नहीं कहता है यहाँ पे व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी दी थ्री, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। यह प्रायः आजकल की दुनिया में नया चीज जो आया सॉफ्टवेयर, ये सब जो है सब उसमें आएगा। तो क्लियर लिखा है सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कंस्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू कंस्टिट्यूशन, द इंडियन गवर्नमेंट हैड द पावर टू लेजिस्लेट। अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे द ऑल स्टेट्स, अब कुछ एग्जाम्पल बताया रहा है। जैसे अब जम्मू कश्मीर का देखते हो 370 धारा, जो खैर है ना भाई लग, ये अब हट गया। अब जम्मू कश्मीर भी जो है सो जो भारत का जो रूल रेगुलेशन उसके अंतर्गत आ गया। वैसे जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश जो कुछ विशेष रियायत दिया गया था, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में ये था, जो वो भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए संविधान कानून को माने या नहीं माने, या वहाँ के राज्य पे विधानसभा में डिपेंड करता था। तो खैर ये चीज़ अब एक एक्स्ट्रा चीज जो था पढ़ना वो हट गया थोड़ा, चलिए अच्छी बात है। अब हम पूरे देश में देखेंगे। अब आप लोगों को मैं थोड़ा आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कैसे भारत में लिंग्विस्टिक राज्य के आधार पर बना, लैंग्वेज के आधार पर राज्य बना, है ना। फिर हम लोग देखेंगे कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखेंगे सबको। लेकिन आप लोग मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ, जो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी में नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग लिखिए, लिख करके पर्सनल उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ग्रुप वाले में मत भेजिएगा प्लीज। अगर ग्रुप वाले में भेजिए सबसे अच्छा आप सर को भेज सकते हैं, सर को व्हाट्सएप पे, सर ये प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में, हमको सर मुझे बता देंगे। हो सकता है मेरा उतना मोबाइल उतना सपोर्टिव नहीं है, तो आप सर को बता दें सर इस चैप्टर ज्योग्राफी का, ये चैप्टर सिविल्स का यहाँ पे हम नहीं समझे, तो इस लेसन खत्म कर, सिविल्स का ये सेकंड लेसन खत्म करवा, हम उस चीज़ों को फिर से आपको रिवाइज करवा देंगे एक बार। एक मतलब कल तक में या परसों तक के लेसन में कंप्लीट करूँगा। सैटरडे मैं उन चीज़ों को इस 2-3 दिन में आप लोग अपने प्रॉब्लम को कलेक्ट करके सर के व्हाट्सएप पे या मेरे व्हाट्सएप पे, प्लीज ग्रुप में मत, सर के या मेरे पर्सनल पे या सर के पर्सनल पे आप लोग भेज सकते हैं, ओके। या जैसे आप ग्रुप में भेज, आपको लगा नहीं टफ है तो जैसे इजी हो आप भेज सकते हैं। वो प्रॉब्लम मेरे पास आएगा, मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ओके। थैंक यू, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। Again, all of you discuss about the chapter 2 of civics, class 10 फेडरलिज्म। प्रीवियस हम लोग देखे थे जो डिफिनीशन व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इन फेडरलिज्म 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट। उसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखे, तो हम लोग देखें 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद जुडिशरी सिस्टम है। उसके बाद हम लोग देखें जो वहाँ पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट का अपना एक जुरिडिक्शन होता है काम करने का। उसके बाद हम लोग देखें जो कोर्ट्स होता है। उसके बाद हम लोग देखा ये सब फीचर्स है। उसके बाद हम लोग देखा जो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है, जैसे बहुत सारे देशों में सब इंडिपेंडेंट यूनिट है और साथ मिलकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर हम लोग देखे होल्डिंग टुगेदर, जिसमें हम लोगों ने देखा जो इंडिया है, बेल्जियम है, स्पेन है, जहाँ की एक सेंट्रल पावर जो है सबको होल्ड किए हुए है, लेकिन सबको एक पावर दिए हुए है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो क्या भारत में जो है ना हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में कैसे जो है मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। हम लोग देखा जो इसमें इसके लिए पावर, इसको कितना पावर दिया गया है जुरिडिक्शन, उसमें देखा इंडियन लिस्ट, देखा इंडियन लिस्ट
में जो है जो भी काम है इंडियन लिस्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारा चीज, करेंसी हो गया। उसके बाद देखा हम लोगों ने स्टेट लिस्ट के जो वर्क है उसको स्टेट गवर्नमेंट करती है। पुलिस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद हम लोग देखा कंग्रुएंट लिस्ट जिसमें दोनों गवर्नमेंट काम करती है। लेकिन यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ही मान्य होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखे कि कुछ ऐसे भी हमारे देश में क्षेत्र है, राज्य है जिसको थोड़ा स्पेशल पावर दिया गया था, जैसा कि मैं कल बताया था जम्मू कश्मीर सबका, लेकिन ये पावर अब नहीं रहा, क्योंकि अब उसे स्पेशल पावर का जो 35A के अंतर्गत दिया गया था वो हटा दिया गया है, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटोरीज के रूप में आ गया है। अब यहाँ पे मैं यूनियन टेरिटोरीज बोला, यूनियन टेरिटोरीज एक ऐसा यहाँ पे बताया सब कुछ ऐसे छोटे यूनिट है जिसको हम प्री इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में नहीं किया जा सकता था, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया। तो उसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रूल करती है ना। वहाँ पे LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब राज्यपाल होते हैं जो उसका रूल रेगुलेशन देखते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइड होता है। ओके, इसलिए उसको हम लोग यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित, केंद्र से जो शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटोरी बोलते हैं। पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली है ना, दमन दीव, ये सब। अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी हो गया। अब हम लोग आते हैं जो ये पावर शेयरिंग जो है, यह जो पावर शेयरिंग है सो किसी मतलब ये कंस्टिट्यूशनल है, इस मतलब इसको कोई भी जो है सो रिमूव नहीं कर सकता है ना, इज नॉट रिमूव इजीली। अगर कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, मेजोरिटी में है दोनों हाउस में, और चाहती है जब इस पावर को हटा दे क्योंकि कंस्टिट्यूशनल है, तो ये मतलब बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें 2/3 मेजोरिटी और साथ साथ जितने भी यूनिट हैं राज्यों का उसका मोर देन हाफ जब सब मान्य होगा तभी जाके हटाएगा। ध्यान सुनोगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे, देखिए, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का एक बेसिक संरचना है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को इजीली नहीं चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या है हमारे देश में, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का पावर शेयरिंग है ना, पॉलिटिकल पार्टी के बीच पावर शेयरिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रूल है तो राज्य में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रूल है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जो हम, चूंकि वहां पे पावरफुल है, तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पावर को हम रिड्यूस कर दें, यह टफ है। कैसे टफ है? कर देने से नहीं टफ होता। देखिए, तो पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट किसका अधीन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी उसी की बनती है। तो सपोज करो मेरी मेजोरिटी है वहां पे और राज्य में आपकी मेजोरिटी है, तो मैं पार्लियामेंट में कानून पास करके आपके पावर को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, यही कहता है पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। इसके लिए एनी चेंज, तो कैसे हो सकता है चेंज? ऐसी बात नहीं, चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एनी चेंज टू हैज टू बी फर्स्ट पास। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एनी चेंज, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाया जाएगा, इसके लिए पहले पास किया जाएगा दोनों हाउस में, वो भी 2/3 मेजोरिटी से, 2/3, यानी कि अगर 100 सीट्स है तो टोटल 66 लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए गवर्नमेंट को। 2/3, देखिए, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद द लिस्ट 2/3, कम से कम 2/3। देन उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का है, संरचना का है, उसके बाद जितने भी राज्य हैं वह उस सारे राज्यों में से मोर देन हाफ राज्य के विधानसभा से भी कानून पास होगा, तब जाकर के स्ट्रक्चर जो है यूनिट को चेंज किया जाएगा। देखिए, क्लियर? देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। समझ गए?
यानी अब समझ गए कितना टफ है ये। मान लीजिए आज तो हम देखते हैं जो बहुत सारे राज्यों में उस पॉलिटिकल पार्टी का रूल है जिसका सेंट्रल में जिस पॉलिटिकल पार्टी का रूल नहीं है। राजस्थान हो गया, बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, देखिए महाराष्ट्र हो गया, देख रहे हैं मतलब इतने राज्य जो है सो वहाँ पे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का रूल है जहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी उसका रूल नहीं है। इसका मतलब उसको चेंज करना आसान नहीं होता है, समझ गए। अब हम लोग आएंगे ये टॉपिक जो हाउ इज फेडरल प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत में फेडरल सिस्टम कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। एक तो हम लोग देखिए जो फीचर्स का आधार पे जो यहाँ पे पावर शेयरिंग है, स्टेट में है, एंड यूनियन लिस्ट है, कंग्रुएंट लिस्ट है, टेस्ट लिस्ट है, उसके बाद हर राज्य की अपनी अपनी गवर्नमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब है। अब और भी कोई तरीके हैं क्या, तो उसके आधार पे हम लोग देखेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, पूछ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे दो मैप है दिया गया, देखिए ये मैप जो है, अब इस मैप को पहले देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के इन सब राज्य को यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। लेकिन ये मैप जो है आपका है ना 1947 का मैप है। अब इसमें आप कहीं खोजिए कहीं उत्तर प्रदेश नाम का राज्य है, नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना नॉर्दर्न यूनाइटेड प्रोविंस। यहाँ पे देखिए राजस्थान नाम का राज्य है, नहीं, राजपूताना लिखा हुआ है। महाराष्ट्र नाम का राज्य है, नहीं, बॉम्बे लिखा हुआ है। तमिलनाडु नाम का राज्य है, नहीं, मद्रास लिखा हुआ है। देख रहे हैं मतलब जब देश आजाद हुआ था ना, तो आज जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री देख रहे हैं देश के राज्यों का, है ना, वैसा नहीं था। जैसा कि हम लोग जब 8-9 में पढ़ते थे तो हम लोग 22 से राज्य पढ़ते थे, है ना, फिर 22 से 25 हुआ, 25 से 28 हुआ, फिर तेलंगाना में 29 हुआ, फिर पिछले मतलब साल केंद्र शासित को राज्य से हटा करके मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके केंद्र शासित बना दिया तो 28 राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ गई। तो ये चेंजिंग जो है सो गवर्नमेंट करती है। इस चेंजिंग करने का गवर्नमेंट का बेस क्या है, ओके। बस एक और